गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैसे कैसे सीक्वेंस में ये लॉज आए, किस किसने दिए और इन लॉज का स्टेटमेंट क्या था, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कोलोसियस ने एक्सप्लेन किया, जो कि था डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर स्टेटमेंट के तौर पर कहा जाए तो स्टेटमेंट ये है कि ना तो एनर्जी को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर बी कंस्ट्रक्टेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम उसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से फर्स्ट लॉ कैसे एक्सप्लेन होगा वो देखिएगा। डी क्यू का मतलब यहाँ पर आप लगा सकते हैं गिवन हीट। ठीक, डी यू का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड डी डब्ल्यू मीन्स एक्सटर्नल वर्क डन। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर हमें कहीं से एनर्जी मिलती है, एनर्जी अगर हीट अगर ली जाती है तो वो कहीं ना कहीं दो फॉर्म्स में यूज होगी। फॉर्म नंबर 1, चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और दूसरा जो उसका पार्ट होगा वो वर्क डन में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर्दियों में आप कहीं आग के पास जाकर खड़े होते हैं तो आग के पास जाकर खड़े होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी को, आपके शरीर को हीट मिल रही है। तो यहाँ पर डी क्यू उस हीट का काम करेगा जो आपके पास आ रही है। ये डी क्यू दो फॉर्म में यूज होगी। पहला तो क्या, ये डी क्यू आपकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के काम आएगी। तो जैसे आप आग के पास जाकर खड़े होंगे तो ऐसा नहीं होता कि आग के पास जाते ही आपको पसीने आने शुरू हो जाते हैं, बल्कि सबसे पहले क्या होता है, आपका टेम्परेचर पहले नॉर्मल होता है। यानी स्टार्टिंग का जो हीट आपके अंदर जा रहा है वो आपकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज करने के काम आ रहा है। तो डी क्यू यहाँ उस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद अगर आप वहीं पर खड़े रहते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक बार नॉर्मल होने के बाद फिर वो बढ़ना शुरू करेगा, और तब आपको, जब आप वहां बहुत ज्यादा देर खड़े रहेंगे तब आपको गर्माहट का एहसास होना शुरू होगा। तो यानी जो आपको दी गई हीट थी, जो हीट आपने ली थी, वो पहले इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट के काम आएगी, देन जो हीट होगी वो वर्क डन में यूज होती है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस लॉ को 1850 के आसपास कोलोसियस ने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आया लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, पहला स्टेटमेंट जो है इसका वो दिया था केल्विन प्लांक ने, और दूसरा स्टेटमेंट इसका दिया था कोलोसियस ने। अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक का जो स्टेटमेंट था वो क्या था, अगर हम किसी भी मशीन की या किसी भी इंजन की बात करें तो वो इंजन किसी हॉट सोर्स से हीट को लेता है। ठीक, उसका कुछ पार्ट वर्क डन में कन्वर्ट होगा और रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो सिंक यानी कोल्ड बॉडी के पास चला जाता है। यानी इस सेकेंड लॉ के फर्स्ट स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि ऐसी किसी भी मशीन को कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो कि सोर्स से ली गई टोटल हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे और सिंक को यानी कोल्ड बॉडी को कुछ भी हीट ना दे। यानी इसका सेंस ये हुआ कि जैसे अगर आप फ्यूल को जलाते हैं तो जलाने पर जो हीट आ रही है वो सारी की सारी हीट हमारी यूज में नहीं आती है, यानी उस हीट का कुछ पार्ट धुएं के रूप में उड़ता है जो कि हमारे लिए वेस्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी सोर्स से हीट लेते हैं तो उस हीट का 100% पार्ट वर्क डन में कंप्लीट नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं वेस्टेज होती है जो कि कोल्ड बॉडी, जिसको सिंक कहा जाता है, उसके पास जाती है। तो ऐसी किसी भी मशीन को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो कि किसी सोर्स से ली गई टोटल हीट को, 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके और सिंक को यानी कोल्ड बॉडी को कुछ भी हीट ना दे। ठीक, फिर इसी सेकेंड लॉ का जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो दिया था कोलोसियस ने। अकॉर्डिंग टू कोलोसियस के अकॉर्डिंग ऐसे किसी भी रेफ्रिजरेटर को या मशीन को बनाना इम्पॉसिबल है जो कि कोल्ड बॉडी से हीट को लेकर
हॉट बॉडी तक पहुंचा सके और एक्सटर्नल वर्क डन की भी आपको रिक्वायरमेंट ना पड़े। देखिए सेंस क्या है इसका, जनरली होता क्या है, हमेशा हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है, ठीक। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का जाना एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके लिए किसी एक्सटर्नल वर्क डन की जरूरत नहीं होती है। पर अगर हम इसके अपोजिट सोचें कि कोई ठंडी वस्तु है, कोई कोल्ड बॉडी है और उस कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो, तो ये प्रोसेस हो तो जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस को कराने के लिए एक्सटर्नल वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी। तो थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ का सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी ऐसे रेफ्रिजरेटर को, किसी भी ऐसी मशीन को बनाना इम्पॉसिबल है जो कि बिना किसी एक्सटर्नल वर्क डन के कोल्ड बॉडी से हीट को हॉट बॉडी तक ट्रांसफर कर सके, ठीक। उसके बाद आया आपका ये भी जो लॉ था, ये भी लगभग 1850 के आसपास दिया गया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जीरोथ लॉ किस सन में, किस ईयर में आया। जीरोथ लॉ को एच फॉगलर ने 1935 के अप्रॉक्स एक्सप्लेन किया, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया एच फॉगलर ने इन 1935। अब जरा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको सुनिएगा। ये जो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ थे, ये 1850 के अप्रॉक्स हमारे अकाउंट में आए। 1850 के अप्रॉक्स इनके बारे में कोलोसियस, प्लैंक, केल्विन सबने बताया। और उसके बाद 1935 में फॉगलर ने ये बताया कि अगर एक बॉडी है जो कि बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी जितना टेम्परेचर ए का है उतना ही टेम्परेचर बी का है, और एक बॉडी सी है, एक बॉडी सी है जो कि बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी बॉडी ए और बॉडी बी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी सी भी बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी एक बर्तन के अंदर 3 कप रख दें, प्याली के 3 कप रख दें, जिन 3 कप में से 2 कप जो हैं, फॉर एग्जांपल 2 कप जो हैं, कप P और Q, इन दोनों का टेम्परेचर तो है सेम, और फिर आप एक तीसरा कप लेके आए, मान लीजिए वो कप है R, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा था, पर ये तीनों के तीनों कप एक ही बर्तन के अंदर रखे हुए हैं। तो जिस कप का टेम्परेचर ज्यादा है वहां से हीट ट्रांसफर होगी इन दोनों कप की तरफ, और तब तक ट्रांसफर होगी जब तक इन तीनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो यानी अगर ए बी के साथ थर्मल कांटेक्ट में है, सी बी के साथ थर्मल कांटेक्ट में है, देन अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ए और सी भी एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में होंगे। ये जो लॉ था ये एक बहुत बेसिक लॉ था, लेकिन इस लॉ को फॉगलर ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया इन 1935। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद, क्योंकि इस लॉ को 1935 में वेरीफाई किया गया, तो हमारे पास यहाँ 2 चॉइसेस बनती थी। पहली तो ये कि इस लॉ को नाम दिया जाए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ भी आपको और पढ़ना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और ये बात भी ध्यान में रखते हुए कि ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है, तो इसलिए क्योंकि फर्स्ट लॉ पहले आ चुका था, सेकेंड लॉ पहले आ चुका था, तो ये कहा गया क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक लॉ है, तो इस लॉ को फर्स्ट लॉ से भी ऊपर रखना चाहिए। और फर्स्ट लॉ से ऊपर रखने का मतलब क्या, कि इस लॉ को भले ही बाद में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुआ, तो इस लॉ को फर्स्ट लॉ से भी ऊपर रखा गया, और फर्स्ट से ऊपर 0 आएगा, तो इसलिए इस लॉ का नाम रखा गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी हमने डिस्कस किया है जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। गुड बाय।